हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स इनके कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि द एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। हमें क्या पता करना है इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ने अभी तक क्लासिकली भी पता था कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। देखा था आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं? जिसमें फोर्स या आप कहते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ जब आप किसी फोर्स लगाया तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या होगा कि ये हमेशा पार्टिकल सेंटर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ये दूर जाएगा फिर सेंटर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पे इस तरह का रिलेशन मिलता है वहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेशन होते हैं। और आपने इस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा है और आपने ये भी बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर क्लासिकल ऑसिलेटर। अब आप क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें भी बताती रहूँगी। क्लासिकल और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है, जिससे आपको ये सब चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इसमें ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? √k/m होता है। तो ये सब ड्राइव भी किया होगा आपने, और आपने बताया था कि जो एनर्जी होती है एवरेज एनर्जी ½ kT होती है, पोटेंशियल ½ kT होती है काइनेटिक, और इस तरह से kT एनर्जी होती है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है ना? और ये जो एनर्जी होती है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जब भी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी तो मैंने भी जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर, या हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जितने भी पार्टिकल होते हैं उनका मोशन फ्रीज हो जाता है और किसी भी तरह का मोशन नहीं रहता है। जब मोशन ही नहीं रहता है तो वहाँ पे पार्टिकल की जो एनर्जी होती है ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है? जब एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करिए ना, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है। T 0 हो गया तो ये दोनों ज़ीरो हो गई। तो एट ग्राउंड स्टेट E इज इक्वल टू 0 फॉर क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ ली तो आपने बताया कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो n+12 h क्रॉस ओमेगा, या फिर हम कहते हैं n+12 h इंटू न्यू, क्योंकि ये h/2π हो गया, ये 2π न्यू हो गया। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसकी इक्वल होती है। और n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड एनर्जी, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इस तरह 1, 2, 3 होते चले जाएंगे। दैट मीन्स कि एट n इज इक्वल टू 0 भी E इज इक्वल टू ½ h न्यू के इक्वल होती है। इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, केवल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर में आपको इवन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी हो तब भी ऑसिलेटर के पास ½ h न्यू एनर्जी होती ही है। तो ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बीच में डिफरेंस है। और ये क्यों होती है उसका रीज़न अगर बताने लगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगी, उसमें आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये 0 पॉइंट एनर्जी आपको क्यों मिलती है इसका भी रीज़न बताऊंगी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन हमारा है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी एनर्जी दी हुई है E इज इक्वल टू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है? और आपको पता है E इज इक्वल टू n+12 h न्यू के इक्वल है। आपको निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू E अपॉन कहाँ पे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 ½ h न्यू, ये हो गया आपका 7/2 h न्यू। न्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 7, 2 पर चला जाएगा
एच। तो इसमें आप ई की वैल्यू रखेंगे 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 7 इंटू, वैसे इसमें 6.2 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻12 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, मोस्टली हम एच का वैल्यू ऐसे 6.6 भी रखते हैं 10⁻34। आपको जो दिया होगा ना, जैसे आपको एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिखी हुई होती है मोस्टली, तो आपको जो भी वैल्यू दी हुई होगी उस वैल्यू से आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आंसर उसी के हिसाब से मैच करेगा आपका। तो कहीं कहीं पे एच की वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड दी हुई होती है और कहीं पे ये दी हुई होती है। तो आपको जहाँ पे भी जो भी है दोनों को रख के देखना होगा, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो उसमें से आप मैच कर सकें वो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 बोस पार्टिकल्स इन द सेम क्वांटम स्टेट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन से पार्टिकल हैं। ये गॉस पार्टिकल के लिए पूछा गया है। आपको पता है कि 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं, बोसॉन्स होते हैं एंड फर्मियॉन्स होते हैं। ठीक है ना, बोस पार्टिकल और फर्मी पार्टिकल। फ्रेंड्स, ये तीनों तरह के पार्टिकल आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं, लेकिन इन तीनों में एक डिफरेंस होती है। बेसिकली जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं लेकिन डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और क्वांटम पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इस तरह से क्वांटम पार्टिकल को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो देखिए, तो क्लासिकल पार्टिकल हो गए और एक हो गए क्वांटम पार्टिकल। क्लासिकल पार्टिकल आपके आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल हैं और ये आपके आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक है, अब क्या है डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल का क्या मतलब है। देखिए, मैंने आपको लेक्चर में पहले ही बता चुका है। जो मेरा लेक्चर है आइडेंटिकल पार्टिकल्स, उसमें मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल किसे कहते हैं, और आपको ये भी बताया था मैंने कि जो गॉस पार्टिकल होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। उनका जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन करना है। देखिए, आपको वेव फंक्शन लेना है, सिमेट्रिक है, इसीलिए 2 स्टेट हैं, मान लिया ए एंड बी, 2 स्टेट में पार्टिकल, 2 ही पार्टिकल हैं। तो आपका मान लिया एक पार्टिकल 1 है स्टेट ए में, पार्टिकल 2 है स्टेट बी में। ठीक है, लेकिन क्योंकि आइडेंटिकल है इसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा पार्टिकल 1 में है, कौन सा स्टेट ए में है, कौन सा स्टेट बी में है। जब एक जैसे होंगे तो आपको उसमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होगा ना। तो हम वो भी पॉसिबिलिटी लेते हैं जब आपका 2 पार्टिकल ए में है एंड 1 पार्टिकल आपका बी में है, और इसमें आपका जो वेव फंक्शन होता है ये सिमेट्रिक होता है बोस के लिए, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना होता है 1/√2। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि कैसे आता है, आप उस लेक्चर को देख के वहां से पता लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जो दोनों स्टेट हैं वो सेम है, सेम क्वांटम स्टेट। दैट मीन्स कि ये आपका ए के इक्वल है, ये बी भी ए के इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डबल कर सकते हैं। तो 2 साई ए ऑफ 1 साई ए ऑफ 2। ठीक है, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा √2। तो वेव फंक्शन कितना हो जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, दैट मीन्स ए पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल इज n, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू कितने होंगे। वैसे तो इसका सिंपल सा आंसर है कि याद भी होगा 2m² है आपका, लेकिन एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ किस तरह से आया था। देखिए, आपके पास टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन से होते हैं, n, l, ml एंड ms। याद है आपको, इनके नंबर नाम याद है आपको, ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिट को बताता है। ठीक है ना,
एल जो होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे आप ये पता लगाते हैं कि पी ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में है, डी ऑर्बिटल में है, इन सब के बारे में। एम एल इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस एम एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको ये भी पता है किसी भी एन के कॉरस्पॉन्ड एल की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 टू n-1। टोटल कितनी होती है? नंबर तो इनके एन ही होंगे, ठीक है, लेकिन 0 से n-1 तक लाई करती है। ml की वैल्यू जो होती है वो -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, ये सारी वैल्यूज होते हैं। और ms की वैल्यू +½ एंड ±½ ये होती हैं। तो इन सब की हेल्प से आप निकालेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? इज इक्वल टू होंगे, देखिए आपको पता है ये कितने नंबर होंगे ml की 2l + 1, क्योंकि -l से 0 तक गए तो l हो गए, फिर 0 से लेके l तक गए तो फिर कितने हो गए? l हो गए नंबर, तो इंक्लूड 0 भी इंक्लूड कर लिया, तो 2l + 1 ऑर्बिटल ये जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो उसकी 2l + 1 वैल्यू होगी। और हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड एक +½ इलेक्ट्रॉन है, एक -½ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए? 2 × 2l + 1। समझ रहे ना? l की वैल्यू जो आपकी 0 है, l की वैल्यू 1 है, तो 0 जो रिप्रेजेंट करता है वो s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं? +½ एंड -½ के साथ। इसीलिए हमने क्या कर डबल कर दी इसकी वैल्यू, तो ये हटा देते हैं अभी। तो समेशन ये चीज यूज कर ली है आपने, ये चीज यूज कर ली है, तो ये आपने टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? l इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, n नंबर तक, तो ये बताएगा nth ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ से आपने इसको 2 × इसकी वैल्यू देखिए, रखिए l की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 + 1 रखेंगे 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में आपने n-1 रखी तो 2 × n-1 + 1, ठीक है। तो इसे आपने नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर दिया तो 2n-2 + 1, तो ये आपका बन जाएगा 2n-1, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक तरह से ऐसी सीरीज है जिसका फर्स्ट 1 है एलिमेंट और इनके बीच का डिफरेंस, सब एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस 2 है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n/2। कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, n/2, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 2n-1, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2, कितनी टर्म होती है? a + b, जो डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपने यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये आपका आ गया 2n²। तो ये क्वांटिटी आपकी देती है कि किसी भी nth ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पॉली मैट्रिसेस σx, σy एंड σz, इनमें से कौन सा ट्रू होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले पॉली मैट्रिसेस जो होते हैं σx, σy, σz, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए σx इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स होता है, इसकी वैल्यू 0 1 1 0 होती है। σy जो होता है वो 0 -i, ठीक है, इसी पोजीशन पे, लेकिन i हो गया 0, लेकिन माइनस का हो गया इस जगह, ठीक है। इनकी जो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को, तो वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है ना, σx की स्क्वायर की वैल्यू, तो इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन है तो ध्यान रखना है ये i² हो जाएगा तो -1, और डायगोनल आना चाहिए, ठीक है। और σz इज इक्वल टू -1 0 0 -1, तो ये आपका σz है। तो अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो फ्रेंड्स σx, σy की वैल्यू अगर आप निकालें तो कितना आ जाएगा? σx की वैल्यू है 0 1 1 0 और ये आपका 0 -i 0, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका 0 -1 0 माइनस का इंटू 0 माइनस, और ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस का i²,
ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। और अगर हम सिग्मा वाई सिग्मा एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा वाई पहले रखेंगे आप, इसको 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स को खोलना तो आता ही है ना आपको, तो ये फिर आपका क्या आ जाएगा -k1। आपको पता चल गया ये वाला रिलेशन फर्स्ट सही है, लेकिन हमें ये भी चेक करने होते हैं। तो सिग्मा एक की वैल्यू कितनी आ गई -2, लेकिन सिग्मा जेड की वैल्यू तो नहीं है, सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, इनमें सब जितने भी मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे उनकी वैल्यू -1 के इक्वल होगी। तो देखिए इसको देखेंगे तो आपका -1, इसको देखेंगे तो ये आपका -1, इसको देखेंगे तो इसको सॉल्व करके ये -1, तो इस सबकी वैल्यू -1 ही निकल के आती है। तो आपने ये चेक करा ये -1 है, लेकिन i इंटू -1 ये -i हो गया तो इक्वल नहीं है। इसको देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -1 और -+k1, तो ये भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कौन सा रिलेशन सही है फ्रेंड्स, ये वाला रिलेशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आपके पास 2 पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 एनर्जी लेवल। Let Rb, Rf and Rc represent the ratio of the probability of the finding 2 particle to that of finding 1 particle in given energy state. The subscription B, F and C, B, F and C लिखा हुआ है ना, इसे कैपिटल लेफ्ट लिख लेते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, corresponding to the particle that are boson, fermion and classical particle respectively. तो ratio of Rb, Rf and Rc ये किसके इक्वल होगा, तो इसके ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताती हूँ, जिससे आप किसी भी तरह का इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। तो इसके लिए अभी बोर्ड एक्चुअली पूरा भर चुका है, तो पहले मैं इस पूरे बोर्ड को क्लियर कर लेती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन क्या है। 3 तरह के 2 पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, और आपके पास ये जो 2 पार्टिकल हैं, एक केस में क्लासिकल है, एक केस में बोसॉन्स हैं और एक केस में फर्मियंस हैं, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। ये Rb, Rf, Rc क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2 पार्टिकल टू दैट ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द गिवन एनर्जी स्टेट, 2 पार्टिकल टू 1 पार्टिकल। देखिए इसको हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही समझ पाएंगे कि ये क्या है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप बैक कर लीजिए और फिर देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझा देती हूँ। देखिए हमारे पास 3 तरह के पार्टिकल हैं, एक तो है क्लासिकल, एक है बोसॉन और फर्मियंस। तो सबसे पहले आप ये इसका बीच का डिफरेंस देख लीजिए कि ये 2 पार्टिकल हैं ए बी, ये आपके आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। बोसॉन्स क्या होते हैं, ए एंड ए, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए दोनों पार्टिकल एक जैसे हैं और इनके वेव फंक्शन एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, इसीलिए डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, इन्हें इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहते हैं। फर्मियंस भी आपके आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लेकिन इनका स्पिन हाफ होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या होती है फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास एक एनर्जी स्टेट है तो इसमें एक ही पार्टिकल हो सकता है, एक साथ 2 पार्टिकल इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, एक ही स्टेट में 2 पार्टिकल भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एरो से पार्टिकल बता रखे हैं, और इनका तो एक में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें भी एंटर कर सकते हैं। बस इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये आपके डिस्टिंग्विशेबल हैं और ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। अब आपके पास जो स्टेट है, 2 पार्टिकल है और 3 एनर्जी स्टेट हैं, एक 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 पार्टिकल कितने हैं, 2। तो आप देखिए नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन के, तो फर्स्ट वे है कि ए बी इसमें जाए, इसमें कोई ना जाए, इसमें कोई ना जाए। सेकेंड, ए बी इसमें जाए, इसमें ना जाए। एक है ए बी, इसमें कोई ना जाए, इसमें ए बी चला जाए। फिर आपके पास एक है कि इसमें कोई ना जाए, इसमें ए जाए, इसमें बी जाए। ए पहले हम यहां से शुरू कर देते हैं ना, ए बी
ए बी, ए बी, एक हो गया बी, देखो क्योंकि ए अलग है बी अलग है तो ये वाले जो है इसको स्टेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बी लिख दें, यहाँ पे ए लिख दें, यहाँ पे आपका ए आया है, यहाँ पे बी करते हैं, यहाँ पे ए करते हैं, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ध्यान रखना है कितने नंबर ऑफ बेस हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हमारे पास इस तरह के सारे बेस लेने हैं, हमें रेशियो जो दिया हुआ है आर सी वो दिया हुआ है नंबर ऑफ बेस हैविंग पार्टिकल, 2 पार्टिकल इन ए स्टेट। रेशियो है ये जिसमें 2 पार्टिकल एक एनर्जी स्टेट में है अपॉन एक पार्टिकल एक एनर्जी स्टेट में है। तो देखिए इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, 3 ऐसे स्टेट हैं जिसमें 2 पार्टिकल एक ही स्टेट में है, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्टेट हो गई और एक ऐसे ये कितने हैं कि एक एनर्जी स्टेट में एक पार्टिकल हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास आरसी की वैल्यू भी 3/6। बात समझ में आ रही है ना। 3 नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें एक एनर्जी स्टेट में 2 पार्टिकल हैं, 6 नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें एक एनर्जी स्टेट में एक पार्टिकल है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज, 3 एनर्जी स्टेट हैं 1 2 3, आपके आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। देखिए अगर हमने यहाँ पार्टिकल ए किया, यहाँ किया ए यहाँ ए किया, ठीक है, तो ये तीनों आपके पार्टिकल इसके हो गई बेस। और फिर उसके बाद आपने कहा एक पार्टिकल आपने यहाँ किया, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ एंड एक यहाँ, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो फ्रेंड्स आगे का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा ना अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक यहाँ और एक यहाँ, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बन सकेगा क्योंकि ये पार्टिकल आइडेंटिकल है और इनडिस्टिंग्विशेबल है। जब इस तरह के पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं तो आप इनकी ट्रेजेक्टरी को नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से जिनका वेव फंक्शन है वो एक दूसरे से ओवरलैप करे होता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल में एक पार्टिकल यहाँ था तो ये पार्टिकल ने एक्सचेंज की तो ये अलग डिफरेंट स्टेट बन जाती है, लेकिन इसमें यहाँ है और दोबारा से आपने स्टेट बनाई तो वो और वो दोनों के दोनों डिफरेंट स्टेट नहीं होती है क्योंकि दोनों पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो 3 वेज आपके खत्म हो जाते हैं अगर पार्टिकल बोसोन्स है। तो आपको आर बी क्या पता है 3/3, 3 वेज तो हैं जिसमें एक स्टेट में 2 पार्टिकल हैं और 3 वेज ऐसे हैं जिसमें एक स्टेट में एक पार्टिकल है। अब आप फर्मियंस की बात करें, फर्मियंस पे तो सबसे बड़ी रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक स्टेट में एक पार्टिकल से ज्यादा आ ही नहीं सकता है। तो आपके पास 1 2 3 3 स्टेट हैं, आइडेंटिकल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल है पार्टिकल, तो ए और कोई स्टेट ए और ए और कोई स्टेट तो है ही नहीं। तो आर एफ अगर आप निकालने लगे फर्मियंस के लिए तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें 2 नंबर ऑफ पार्टिकल हो, तो इसीलिए वो हो गई आपकी 0 और अपॉन ये हो गई 3, तो ये आ गई हाफ, ये आ गई 1 एंड ये आ गई 0। तो आपको रेशियो क्या निकालना है, क्वेश्चन में चेक करिए, तो आपको निकालना है रेशियो आर बी आर एफ रेशियो आर सी। तो फ्रेंड्स ये आपका आर बी कितना है 1, आर एफ कितना है रेशियो 0 और ये है रेशियो हाफ। तो ये आपका आंसर होगा, जो भी होगा ए बी सी डी ऑप्शन जो भी होगा तो वो आप इसमें टिक कर लेंगे। तो आपको एकदम क्लियर है स्टैटिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि द मैट्रिसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर कॉल्ड पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, देन विच वन ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से देखना है, मैंने अभी आपको बताया ही था कि सिग्मा एक्स क्या है, आपकी मैट्रिसेस तो आपको पता ही है 0 1 1 0, सिग्मा वाई 0 माइनस आई 0 एंड सिग्मा जेड इज इक्वल टू वाई 1 0 0 -1।
तो ये आपकी तीन मैट्रिसेस हैं। इन तीनों में कम्यूटेशन रिलेशन भी लगता है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होता है वो इज इक्वल टू होता है 2i सिग्मा जेड वाई जेड, तो आएगा x। इसमें आपको ये ध्यान रखना है 2i सिग्मा x कि ये साइक्लिक ऑर्डर में चलने चाहिए आपके। साइक्लिक ऑर्डर में एक i है, एक j है, सॉरी x है, y है एंड z है, तो x y z आएगा, y z x आएगा और z x आपका y में आएगा। अगर इनमें से कोई भी साइकिल का ऑर्डर इधर से उधर होता है तो माइनस साइन आएगा। तो इसीलिए आपका एक ये रिलेशन हो गया, एक जेड एक्स सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2i सिग्मा क्या बचा है इसमें y। तो ये तीनों होते हैं रिलेशन, इनको आप इन पॉली स्पिन मैट्रिसेस से निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन मैट्रिसेस के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन ये होता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोग पहला देखिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड एंड सिग्मा जेड सिग्मा वाई। तो ये तो कम्यूटेशन रिलेशन है, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो सही नहीं है। अगर ये ऑप्शन सही नहीं है तो ये तो पक्का नहीं है, क्योंकि एक गलत हो गया है तो सारे सही नहीं हो सकते हैं। बी पार्ट देखिए, सिग्मा एक्स और जेड, अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर बिगाड़ा और एक्स से जेड गए तो एक तो पहले तो वाई आना चाहिए, माइनस का 2i सिग्मा वाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का दे रखा है, इसीलिए ये गलत हो गया। वाई जेड है, यहाँ पे भी जेड है तो ये भी नहीं है, जेड वाई है, यहाँ पे वाई कर दिया तो ये भी सही नहीं है। तो आपका सेकंड भी सही नहीं है, तो थर्ड आपका सही होगा ही, अगर इनमें से कोई करेक्ट है। अगर नहीं आपको ये भी कंफर्म करना है तो देखिए, आप पहले इसका एक ब्रैकेट लीजिए, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स, ये आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट है। इसमें आपको सिग्मा की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर, और इसके साथ सिग्मा एक्स लेना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम अलग अलग करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर सिग्मा एक्स। ठीक है, अब इन्हें सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको एंड इसको। अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये आप जाएगा सिग्मा एक्स क्यूब माइनस सिग्मा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर आपकी दूसरी टर्म है सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है ए बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी सी, कम्यूटेटर, फिर बी को इधर निकाल दें प्लस ए सी और बी इधर कर देते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेशन ब्रैकेट की। तो एक बार तो आपने सिग्मा वाई को बाहर निकाल दिया, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को इधर से बाहर निकाल दिया। आपको पता है फ्रेंड्स, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स किसके इक्वल होता है, जैसे अभी मैंने कम्यूटेशन रिलेशन बताए हैं, तो बस केवल सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स करोगे तो माइनस का 2i सिग्मा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2i सिग्मा जेड, और ऐसे ही वाई एक्स यहाँ पे भी ये आ रहा है, और यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा जेड माइनस के 2i, यहाँ पे सिग्मा जेड सिग्मा वाई। इस तरह से दो टर्म आ गई। फिर इन दोनों टर्म को करेंगे, ये आपको खुद करना है, सिग्मा जेड स्क्वायर और सिग्मा एक्स, इन्हें सॉल्व करना। इन्हें जब सॉल्व करोगे तो दो टर्म और आएंगे, तो फाइनली आप देखेंगे वो सारे टर्म कट जाएंगे और इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपने जब ये इसकी वैल्यू 0 आ गई है तो आप इसको सॉल्व करें, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। दैट मीन्स ये सारे इक्वल हैं और 0 के इक्वल हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे
इसके बारे में विद एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर में इतने थे।